नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। कोरोना के संक्रमितों की संख्या आज 1 मिलियन को पार कर गई, यानी 10 लाख को पार कर गई। कोरोना की रफ्तार किसी भी राजनीतिक पंडितों की पकड़ से बाहर चल रही है। राजनीतिक पंडित इसलिए क्योंकि हमारे देश में ऐसा लगता है सब कुछ नेता ही तय करते हैं। कब लॉकडाउन लगाना है, कब हटाना है। पूरे देश में कोरोना की 500 की 60 संख्या जब पूरे देश में थी तो पूरे देश की जनता और व्यापार को ताले में बंद कर देना यानी लॉकडाउन, और जब 5000 की संख्या रोज आने लग जाए तो सबको ताला मुक्त कर देना यानी अनलॉक कर देना। ये पावर, ये क्षमता, ये सूझबूझ सिर्फ राजनेताओं के पास ही हो सकती है। आज लगभग 33,000 नए कोरोना के मरीज आए हैं। दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ती जा रही है। इसे रोकना फिलहाल तो मुश्किल सा दिखाई दे रहा है और यकीनन अब ये लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जब हम नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। अलग अलग प्रदेश के सरकारों ने अपने हिसाब से फिर लॉकडाउन जरूरत के अनुसार लगाना शुरू कर दिया है। बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, कहीं 31 जुलाई तक लगाया गया है तो कहीं वीकेंड पर लगा रहे हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा, ये सूझबूझ, ये मास्टर स्ट्रोक सिर्फ राजनेता ही लगा सकते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स तो किताबी कीड़े होते हैं और इसीलिए राजनेता इनसे इन विषयों पर राय लेने से बचते हैं। हाँ, कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं जिनसे राय ली जाती होगी, जो दिए जलाने और थाली क्वांटम फिजिक्स से जोड़कर बयानबाजी करते हैं। आखिर वो आउट ऑफ द बॉक्स जो सोचते हैं। लेकिन आज हम अपनी चर्चा में कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स को शामिल करेंगे। आइए आपका उनसे परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार चीफ कैंसर हैं, सर्जन हैं, धर्मशिला हॉस्पिटल दिल्ली से। डॉक्टर मधु उपाध्याय एमडी एसोसिएट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली। और डॉक्टर सुमाया शेख स्वीडन से जुड़ रही हैं और ये न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जी। डॉक्टर अंशुमन, क्या ये वीकेंड लॉकडाउन उन युवाओं को लुभाने की कोशिश है जो मंडे टू फ्राइडे की जॉब करना चाहते हैं, या इससे कोरोना के इन्फेक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा? रविंद्र जी, आपने शुरुआत में ही बात कही कि जैसा राजनेता चाहते हैं वैसा होता है। हिंदुस्तान में मेडिकल को नेग्लेक्ट किया जाता है, किया जाता रहा है, ये आप सबको पता है। उसका रीजन क्या है? मेडिकल सिस्टम को मेडिकल की तरह देखा नहीं जाता है। इसको एक पॉलिटिकल वेपन कोरोना को देखा जा रहा है और मेडिकल सिस्टम को जैसे पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट चाहे वैसे चला सकते हैं, ऐसा समझा जाता है। जबकि सच्चाई ये, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि अगर मेडिकल की एक किताब ग्रेज एनाटॉमी या मेडिसिन की एक किताब हैरिसन को इनके सीने पे रख दिया जाए तो उसका बोझ नहीं सह सकेंगे। एक मेडिकल का डॉक्टर इतनी पढ़ाई के बाद एक्सपर्ट बनता है, इसलिए मेडिकल की चीजों को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कोरोना वायरस एक संक्रमण है। अब कोई नोवल वायरस जरूर है, लेकिन अब कोई इतना नया नहीं है जिसके बारे में आपको बेसिक नहीं पता हो। दिसंबर 17 से लेके 7-8 महीने का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मेडिकल साइंस का इस पे है और अवेलेबल है। उस कंडीशन में वीकेंड लॉकडाउन, क्या ये कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं? कोरोना का इंफेक्शन एक कॉर्पोरेट स्टाइल में फैल रहा है जो वीकेंड पे आप रोकेंगे और बाकी दिन ओपन करेंगे? ये प्योरली एक गेम चेंजर, गेम और आप कह सकते हैं इसको चुनावी या राजनीतिक हथियार की तरह जो इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल कहीं से उपयुक्त नहीं देता है। कहीं से उपयुक्त नहीं है। डॉक्टर मधु, आप क्या देख रहे हैं? जिस तरह से हमने लास्ट टाइम भी चर्चा करी थी कि हम 1 नंबर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस तरह से 32,000 पेशेंट सिर्फ एक दिन के अंदर आ गए और जिस तरह से हम 1 मिलियन पे पहुंच गए, तो आपको नहीं लगता है कि हम बहुत ही जल्दी अगर नंबर 1 की पोजीशन को ग्रैब कर लेंगे? और क्या कोई कारण नहीं है कि हम इससे बच सकते हैं, हम इससे पीछे आ जाएं? जी, पिछले डिस्कशन में भी हमने इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश की थी। आज के अगर हम देखें आंकड़े तो जुलाई 1 ऑनवर्ड्स लगातार हमारे नंबर ऑफ केसेस, जो डेली नंबर ऑफ केसेस है, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहले ये 20,000, फिर 25,000, फिर हमने 30,000 की टैली क्रॉस की और अब पिछले 2 दिनों में अगर हम देखें तो हमने ये 30,000 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। और पिछले 24 घंटे की अगर मैं बात करूं
तो नंबर ऑफ केसेस हमारे ऑलमोस्ट 34,500 केसेस आए हैं कल के तारीख में। तो जिस तरीके से हमारा डेली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस, जिस तरीके से ग्राफ हमारा आगे बढ़ रहा है, तो अभी के जो करंट प्रोजेक्शंस हम देख रहे हैं उसके हिसाब से, उसके मुताबिक हर 21 दिन में हमारा ये जो कोरोना का ग्राफ है ये डबल होगा। तो इसके हिसाब से हम लगभग जो अनुमान लगाया जा सकता है, अगस्त के पहले हफ्ते में हम लगभग 2 मिलियन की टैली पे होंगे और अगस्त के आखिरी तक आते आते हम 4 मिलियन तक पहुंच जाएंगे और उस समय प्रोबेबली हम विश्व में नंबर 1 हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में भी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके जो डेली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस हैं वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें एक वो थमता हुआ नजर आ रहा है। हमारे यहाँ वो पर डे इंक्रीज हो रहा है। जी, तो जिस तरह से लॉकडाउन दोबारा लगाया जा रहा है और जिस तरह से हमने इस प्रोग्राम के बारे में कहा, क्या हम लॉकडाउन को दोबारा आमंत्रित कर रहे हैं? जिस तरह से हमने कहा कि जैसे बिहार ने लगा दिया, गोवा ने लगा दिया, उधर मध्य प्रदेश पे जो है वहां पे भी वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया है, साउथ में भी एक स्टेट से लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं। तो क्या इस तरह से धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स लॉकडाउन दोबारा से इंपोज कर देंगे और दोबारा से पूरा देश फिर लॉक हो जाएगा? अगर अब आज हम लॉकडाउन लगाते भी हैं तो वो लॉकडाउन कितना कारगर साबित होगा, पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमने देश में लॉकडाउन लगाया तब हमारे नंबर ऑफ केसेस सिर्फ 500-560 के करीब थे। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो जिन कंट्रीज ने भी लॉकडाउन लगाए जहां पे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, उन कंट्रीज की अगर आप देखें तो उन्होंने लॉकडाउन लगाया जब उनके लगभग प्रतिदिन 1000 के करीब केसेस आ रहे थे। चाहे मैं इटली की बात करूं या स्पेन की बात करूं, जर्मनी की बात करूं, यूके की बात करूं, इन सभी कंट्रीज ने लॉकडाउन उस स्टेज पे लगाया जब इनके प्रतिदिन 1000 के करीब केसेस आ रहे थे। और जब इनके केसेस बढ़ने शुरू हुए तो इनकी पीक आई, तो पीक जब आई तो लगभग इनके इन कंट्रीज में 10,000 केसेस प्रतिदिन हो रहे थे। उस पीक के सबसाइड करने के बाद जब ये वापस लगभग 1000 प्रतिदिन के केस के आंकड़े पर पहुंचे, तब इन्होंने अपने देश में अनलॉक की प्रक्रिया चालू की। पर हमारे यहाँ स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। जब हमने लॉकडाउन किया तब हमारे प्रति 1000 अगर हम नंबर ऑफ केसेस देखें तो वो 0.0003 पर 1000 पॉपुलेशन हमारे केसेस थे जब हमने लॉकडाउन किया। और जब हमने अनलॉकिंग की तो उस समय हमारे नंबर ऑफ केसेस जो पर डे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस हो रहे थे वो अराउंड 10,000 केसेस पर डे के हिसाब से बढ़ने शुरू हो गए थे। तो हमने बहुत गलत, जब हमारा ग्राफ बहुत स्टेडीली एक एक्सपोनेंशियल राइज देख रहा था, उस अवस्था में आकर हमने अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू की। और जब ये अनलॉकिंग हुई तो हमारा पॉपुलेशन जो अलग अलग राज्यों में स्ट्रैंडेड था, वो पॉपुलेशन, उसमें काफी तादाद में लोग इन्फेक्टेड भी हुए इन द ट्रांजिट। और जब वो अपने अपने प्रदेशों में पहुंचे तो उन्होंने कोरोना के बीच हर राज्य, लगभग हर जिले में वो। और अब जब इस वायरस को हमने पूरे हर स्टेट में पहुंचा दिया, हर जिले में पहुंचा दिया, और हर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अगर हम देखें, लगभग 22 से 25 स्टेट्स इंडिया में अभी करंटली हैं जिनमें की नंबर ऑफ केसेस स्टेडीली इंक्रीज कर रहे हैं। बहुत छोटे ही हमारे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, लद्दाख, ये ही कुछ हमारे ऐसे राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे कि लगभग हमें अब अनुमान हम ये लगा रहे हैं कि पीक हमारा निकल गया है और हमारे डेली नंबर ऑफ केसेस अब धीरे धीरे कम आने लगे हैं। तो जब हमने कोरोना वायरस की बीज हर जिले में बो दी और अब हम लॉकडाउन की बात करेंगे तो हमारा ये लॉकडाउन कितना कारगर साबित होगा, ये एक आम आदमी भी बहुत आसानी से इस चीज को, इस बात को समझ सकता है। और ये एक पॉलिटिकल गिमिक की तरह हम देख सकते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन्स, अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें तो एक बहुत स्मॉल नंबर ऑफ इंटरैक्शंस ऑफ पीपल ही हम कट डाउन कर पाएंगे अगर हम सिर्फ वीकेंड्स पे लॉकडाउन इम्पोज कर रहे हैं। क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो पॉपुलेशन का जो भी एक्सपोजर होना है वो ऑलरेडी हो रहा है। तो सिर्फ एक जो मॉल गोइंग पॉपुलेशन है या जो एसेंशियल आइटम का खरीदारी करने के लिए जो लोगों को निकलना है वो हम कर्ब कर पा रहे हैं वीकेंड लॉकडाउन से। पर बाकी के डेज में तो लोगों की मोबिलिटी और बढ़ेगी क्योंकि उनको अपने आप को तैयार रखना है वीकेंड के लिए। जी,
एक तरफ जो वीकेंड लॉकडाउन है, दूसरी तरफ जो रात में 8 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक लगाया जा रहा है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब मुझे तो समझ में नहीं आप आती। आप लोग साइंटिफिकली इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप इनको साइंटिफिकली बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनका कोई साइंटिफिक लॉजिक या बेसिस नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे लोग ज्यादा बाहर निकल रहे हैं वो दिन का समय है, वो वीकेंड का समय है, तो ऑलरेडी एक्सपोजर के रिस्क उस समय ज्यादा है, विच इज ऑलरेडी हैपनिंग। जी, ऑलरेडी मतलब रात के 12 बजे से 5 बजे तक की अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो उस समय तो लोग सड़कों पे वैसे ही नहीं होते, सब लोग घर में होते हैं, तो वो सिर्फ एक लगता है फॉर्मेलिटी के रूप में उसको लिया जा रहा है। डॉक्टर सुमाया, स्वीडन में क्या स्थिति है और वहां पे कैसे वहां की सरकार मैनेज करने की कोशिश कर रही है या बेहतर कर पा रही है? देखिए, एक तो कंपैरिजन नहीं हो सकता स्वीडन का, यूएस का और इंडिया का, क्योंकि स्वीडन में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। हमारा कंट्री बहुत बड़ा है और उसके अंदर बहुत स्प्रेड आउट है, काफी नॉर्थ तक जाके यूरोप में आता है, और इसके बाद उसके बावजूद जो हमारी पॉपुलेशन है वो लंदन के जो पूरे शहर है उसके करीब करीब है। तो उन दोनों में जब हमारी पूरे कंट्री की पॉपुलेशन सिर्फ लंदन जितनी है और सारे ज्यादातर दूर दूर ही रहते हैं एक दूसरे से, ऐसा एक कल्चर है यहाँ पे, इतनी सोशलाइजिंग नहीं होती, तो उस हिसाब से कंपैरिजन बहुत ही अलग है दोनों का। यहाँ पे कभी भी लॉकडाउन नहीं हुआ था। आई थिंक स्वीडन वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज थी जिनके यहाँ कभी लॉकडाउन नहीं हुआ था, और ये सोचा गया था कि हम इकोनॉमी को बचा सकेंगे, और ये एक एपिडेमियोलॉजिस्ट ने, यहाँ के एपिडेमियोलॉजिस्ट ने राय दी थी गवर्नमेंट को कि अगर हम हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर लें कुछ अरसे तक, तो एक जैसे वैक्सीनेशन होती है, हम एक स्पॉट्स क्रिएट कर देते हैं कम्युनिटी को इम्यूनाइज करके, और उन स्पॉट्स के अंदर क्योंकि बीमारियां नहीं आ सकती, वो बीमारी का जो प्रोग्रेशन है, कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज है उसका प्रोग्रेशन है, वो स्पॉट्स की वजह से काफी हद तक रुक जाएगा, जो एक होल्स हम पैदा कर रहे हैं इम्यूनिटी के। तो ये हमने सोचा था, हमने नहीं, एपिडेमियोलॉजिस्ट ने यहाँ के, कि क्योंकि वो हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है इन्फेक्शन के बाद, तो आपके पास एक इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद एंटीबॉडीज जो आती है उससे आपको इम्यूनिटी मिल सकती है। और अब जो डेटा आ रहा है, कुछ स्विट्जरलैंड की स्टडी है, एक जर्मनी की स्टडी और एक यूके की स्टडी है किंग्स कॉलेज लंदन से, उसमें ये बताया गया है कि एक हर्ड इम्यूनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है। 63% के करीब लोग थे, उनको हर्ड इम्यूनिटी नहीं मिल पा रही थी। जो हर्ड इम्यूनिटी नहीं कहना चाहूंगी, जो सेकेंडरी इम्यूनिटी हमारी बॉडी में आती है कुछ हफ्तों कुछ महीनों बाद इन्फेक्शन के, जो हमें एक लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देती है। वैक्सीन भी उसी तरीके से काम करती है, पर जैसे चिकन पॉक्स हमें हो गया एक बार और उसके बाद हमारे पास चिकन पॉक्स की इम्यूनिटी होती है ज्यादातर लोगों को, तो वैसे ही एक कोविड-19 के बाद ज्यादातर लोगों को एक इम्यूनिटी होनी चाहिए थी, और उसके वजह से हमें लगता था कि शायद समर तक, मई तक या जून तक हमारे पास कुछ इलाकों में, ज्यादा जो पॉपुलेटेड इलाके हैं, स्टॉकहोम है, गॉथेनबर्ग है, बड़े सिटीज के अंदर हमारे पास एक हर्ड इम्यूनिटी होगी, पर वो नहीं हुआ। और ऐसी कोई स्टडीज, जो 3 स्टडीज की बात कर रही हूँ यूरोप से ही, वो उन्होंने बताया कि सबको वो एंटीबॉडीज नहीं मिलती, किसी को ज्यादा होती है, किसी की बॉडी कम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, और जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती है, एक पीक आता है 3 हफ्तों के बाद, वो पीक कम भी हो सकता है, यानी कि 3 महीने बाद ऐसे कई सारे लोग थे, करीब करीब 63%, कि उनकी एंटीबॉडीज जो थी वो कम हो गई थी, इतनी कम हो गई थी कि वो डिटेक्शन लेवल के कम थी। इसका मतलब ये है कि वो प्रोटेक्टेड नहीं है, और जिनको कोविड ऑलरेडी हो चुका है उनको दोबारा से भी हो सकता है इस टाइम के बाद, क्योंकि उनकी बॉडी वैसी करीब करीब वैसी हो गई है जैसी पहले थी, वल्नरेबल हो गई है, क्योंकि उनकी एंटीबॉडीज बहुत कम है। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही डरने वाली इंफॉर्मेशन आई है हमारे तरफ, क्योंकि सारी पॉलिसी ही कंट्री की हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर बेस की गई थी। और ये मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगता है जिस तरह से यहाँ कॉन्वर्सेशन हुई थी, इवन दो यहाँ पे इतना साइंस का इम्पैक्ट है, कॉन्वर्सेशन इतनी थी कि कितनी अलाउ हम कर सकते हैं डेथ्स, कितनी बेरेबल डेथ्स हैं, क्योंकि यहाँ से हम मूव फॉरवर्ड करेंगे तो इतनी डेथ्स तो होगी ही, पर इतनी डेथ्स के बावजूद क्या हम अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर पाएंगे।
पर ट्रूथ ये है कि ना ही इकोनॉमी सस्टेन होती है इंडिविजुअली एक स्वीडन जैसी कंट्री की, जहाँ पे मेजोरिटी यहाँ पे इंपोर्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं उगता, फूड से लेके हर चीज यहाँ पे इंपोर्ट होती है। तो ना ही इकोनॉमी सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्वे और फिनलैंड और आइसलैंड वगैरह, डेनमार्क, ये तो बंद है, और ना ही इन्होंने डेथ्स को रोकी है, और ना ही इनकी कोरोना वायरस की स्प्रेड फैली है। पर एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूंगी कि आप नंबर ऑफ डेथ्स को ना कंपेयर करें, नंबर ऑफ डेथ्स पर मिलियन या पॉपुलेशन नंबर को कंपेयर करें, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो इंडिया में इतनी ज्यादा डेथ्स नहीं हुई है। ठीक है, मैंने ये खबरें सुनी है, मुझे नहीं पता कितनी सच है कि काफी सारी कोमोबिडिटीज की डेथ वहां रिपोर्ट नहीं की जा रही थी फॉर एग्जांपल, और काफी सारी डेथ्स इन जनरल रिपोर्ट नहीं हो रही थी। अब जाके काफी डेथ्स रिपोर्ट होनी शुरू हुई है, क्योंकि अवेयरनेस भी लोगों में बढ़ी है। क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि ये सिर्फ डायबिटीज से या हार्ट अटैक से लोगों की डेथ हो रही है। पर यूएस के अंदर आप ये देखें कि जो वहां पे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, दूसरे साइंटिस्ट हैं, उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जो वहां NIH में बेथेस्डा में बैठे हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है वो, एंथनी फॉची फॉर एग्जाम्पल है, और बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट हैं। कितना बड़ा इम्पैक्ट है यहाँ पर, एपिडेमियोलॉजिस्ट का इम्पैक्ट है। ठीक है, वो गलत भी है, पर साइंस हमेशा एक नई इंफॉर्मेशन से बदलता है। पर जो इंडिया में है, देयर इज वेरी लिटिल इम्पैक्ट, बहुत कम इम्पैक्ट है किसी भी साइंटिस्ट का, मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट का गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर। आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब तक हमें साइंटिस्ट को नहीं, ये जैसे मेरी कॉलीग बता रही थी, तो वो बता रही थी कि जैसे कोई साइंस का बेसिस नहीं है, रात को लॉकडाउन कर दिया, दिन में कर दिया, वैसी एक्टिविटी कम है। और जब हमने इंडिया में जो केसेस बहुत कम थे, तब हमने इम्पोज कर दिया था, अब हमने खोल दिया है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स की यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, जाहिर सी बात है यहाँ पे साइंस का। और नॉट जस्ट दैट, बिकॉज मैं साइंस फैक्ट चेकिंग करती हूँ इंडिया में, जो ऑल्ट न्यूज साइंस है हमारा प्लेटफॉर्म, मैं इतनी जो ड्रग्स या ट्रीटमेंट्स आ रही हैं कोविड के लिए, नॉट जस्ट फॉर कोविड पर बहुत सारी दूसरी डिसीजेस के लिए, उसके लिए हम देखते हैं कि उनमें एफिकेसी है या नहीं। हम देखते हैं कि उनके जो रिसर्च हुए हैं उनमें कोई एक स्ट्रॉन्ग साइंस का एविडेंस का बैकग्राउंड है या नहीं। और ऐसी कई सारी ड्रग्स, मैं ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की बात नहीं करूंगी सिर्फ, मतलब ये तो प्रॉब्लम है ही। जी डॉक्टर सुमैया, मैं आपको ड्रग्स पे भी आता हूँ। डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से भी सिचुएशन दिख रही है, और जिस तरह से भी हमने अभी सुना कि अभी अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के अंदर फ्लाइट्स आनी शुरू हो जाएंगी 17 जुलाई से, आज से शायद शुरू हो रही हैं, तो क्या इससे भी और कोरोना के कैरियर्स और नहीं आएंगे, अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे? बिल्कुल, देखिए ये तो पॉपुलेशन माइग्रेशन पे है। वायरस के पास अपना कोई पाँव नहीं है जो चल के जाएगा, उसको ह्यूमन बॉडी चाहिए, इन्फेक्टेड ह्यूमन बॉडी, एक्टिव, जो ट्रांसमिट कर सके। इस तरह के इंसान चाहे अमेरिका से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, या दिल्ली से बिहार जाए, बिहार से उड़ीसा जाए, उसको बस चल के कोई जाने वाला चाहिए। और एक वर्जिन पॉपुलेशन, मतलब ऐसी आबादी जिसको अभी तक इन्फेक्शन हाल फिलहाल में नहीं हुआ, ये चाहिए, तो इन्फेक्शन रेट बढ़ेंगे। इसके लिए डॉक्टर सुमैया जहां कह रही थी वहीं से मैं शुरू करता हूं कि संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहता है, आर्टिकल 51A सेक्शन H, सिटीजन शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। सिटीजन तो साइंटिफिक टेम्पर रख लिया। आपने कहा लॉकडाउन, तो कंप्लीट लॉकडाउन में आ गया। और जो वर्ल्ड में रिपोर्ट पब्लिश हुई इंडिया के लॉकडाउन की तारीफ हुई, उस तारीफ का क्रेडिट मस्ट गो टू सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज लॉकडाउन दैट टाइम हैड नो बेसिस, एंड इवन अनलॉक मीन्स एग्जिट प्लान का कोई आधार नहीं था कि एग्जिट प्लान क्या होगा, किस तरह फेजेज में अब एग्जिट करेंगे, उसके पहले टेस्टिंग कितनी होगी। क्योंकि बार बार मैं कहता हूं, पर्पस ऑफ लॉकडाउन, टॉप प्रायोरिटी आर ओनली 3: मिटिगेशन मतलब अल्पीकरण, प्रिपेयर्डनेस तैयारी करना, एंड टेस्टिंग, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट को बढ़ाना। टेस्ट कब हुए? जब हम लोगों ने बार बार कहना चालू किया टेस्ट 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 बढ़ाइए, पर 10 लाख कितने टेस्ट कर रहे हैं आप बताइए, तब टेस्ट बढ़ना चालू हुआ। लॉकडाउन को यूटिलाइज नहीं किया गया, इंपल्सिव एडॉकिज्म पे तैयारी हुई, जब जहां जरूरत होती वहां तैयारी होती, तैयारी पहले नहीं हुई। अब उसके बाद चाहिए हर्ड इम्यूनिटी की जो बात हो रही है। स्वीडन बाय चॉइस इस मॉडल को ऑप्ट किया कि मैं हर्ड इम्यूनिटी पे जाऊंगा, मैं अपने कंट्री को लॉकडाउन नहीं करूंगा। ठीक है, स्वीडन कैन अफोर्ड, क्योंकि डेंस पॉपुलेशन नहीं है, जैसे घनी आबादी भारत की है, स्वीडन की नहीं है। हालांकि उनके एपिडेमियोलॉजी से भी मैं पूरा इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि पूरी तरह से हर्ड इम्यूनिटी के ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। स्वीडन में एल्डरली पॉपुलेशन बहुत थी, जिनमें
अति गंभीर और मौतें भी हुई। तो अब लेकिन इंडिया में जो हालत है, आपने इकोनॉमी को जो क्रैश किया लॉकडाउन करके, वो तो गया ही गया आपका। और अभी हमारी चॉइस वही हो चुकी है, नाउ बेगर्स आर नॉट चूजर्स। हमारे कंट्री में जब वायरस फैल चुका है, हमें भी सबको इन्फेक्ट होना पड़ेगा। और डॉक्टर सुमैया जैसे कह रही थी कि कोलेट्रल डैमेज, जिसको आप समझ सकते हैं कि कुछ मौतें कोलेट्रल डैमेज में होंगी, वो हो रही हैं, दिख रही हैं। ये भी सच है कि बहुत सारे टेस्ट छुपाए इसलिए जा रहे थे, जिनकी अति गंभीर रूप में अगर हॉस्पिटल में आते थे तो उनका टेस्ट नहीं लिया जाता था कि कोविड के नंबर नहीं बढ़े, डेथ रिलेटेड टू कोविड। इसको छुपाया जा रहा था, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब तक 3T फॉर्मूला पे काम हम नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी, टेस्टिंग एंड टुगेदरनेस, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द सिटीजन, सिटीजन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। ये मेडिकल लॉकडाउन इंटायरली डिफरेंट है। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन कि लॉकडाउन में मेडिकली क्या क्या करना है। आज आपकी पुलिस टीम प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं है। महाराष्ट्र में देखा आपने कितनी मौतें पुलिस की हुई, उनको ये तक नहीं पता है मास्क कैसे लगाना चाहिए, हैंड वॉशिंग टेक्निक नहीं पता है। क्या कोई मेडिकल की टीम ऐसी है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास दे रही, नहीं दे रही है। बाकी के पैरामेडिकल स्टाफ की क्या कोई ट्रेनिंग हुई, आपने कोविड में डाल दिया। अभी बिहार की स्थिति आप देखें, मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन और इस तरह के डॉक्टरों को इंटेंसिव केयर यूनिट में ड्यूटी लगाई जा रही है, जिन्होंने कई सालों से, दशकों से मरीज को वेंटिलेटर पे नहीं देखा, उनको भेजा जा रहा है वेंटिलेटर या क्वारंटीन वार्ड या आइसोलेशन में काम करने के लिए। आप इमेजिन कीजिए कि इस तरह से कंट्री चलता है क्या, मेडिकल सिस्टम ऐसे मैनेज होता है। तो आपको कभी कभी लगने लगेगा कि ये हम क्या कर रहे हैं एडवोकेज्म पे। अब चाहे ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस से फ्लाइट बुला रहे हैं, चाहे लेबर माइग्रेट कर रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सेक्शन 43 कि माइग्रेंट जो लेबर हैं, वर्कर हैं, उनका स्टेट को ख्याल करना है, उनके खाने पीने, उनके सेफ्टी, उनके सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, वो भी नहीं हुआ। तो लेबर माइग्रेशन हुआ। और उस समय कहा जाता था बिहार में देख लीजिएगा कोरोना से कुछ नहीं होगा। मैं तब भी कहता था जो आज हो रहा है, पहले से मैं कह रहा था आज हो रहा है। इसलिए डॉक्टर अंशुमान, ये जो सब कहा जाता है, सब लोग कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब आपने देखा, जब लॉकडाउन लगाया गया, तब भी ये कहा गया कि ये मास्टर स्ट्रोक है और हमने सबसे ज्यादा काबू पा लिया है, दूसरे देशों के मुकाबले हम बहुत बेहतर नंबर पर हैं। और आगे तक, अभी तक कहा जा रहा था, कुछ समय पहले तक, कुछ दिनों तक कि पहले तक भी, कि हमने जो लॉकडाउन लगाया था उसकी वजह से जो आज हम देख पा रहे हैं हमारे पास नंबर्स कम हैं। ये सारी बातें इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव दिखाने के लिए कही जाती हैं। लेकिन जिस तरह से एक बात और आ जाती है, सब लोग अलग अलग डिबेट में इस बात को रखते हैं, पॉपुलेशन वर्सेस पॉपुलेशन की। तो मैं इसके ऊपर डॉक्टर मधु आपसे पूछना चाहूंगा, जब हम पॉपुलेशन की कंपैरिजन करते हैं, बट एक हम मॉडल तो लेते हैं ना कि एक सर्टेन नंबर्स के ऊपर तो बात कर रहे हैं। अगर हम यूएस में देखते हैं कि वहां तकरीबन 36 लाख केसेस हो चुके हैं और हमारे यहाँ पे भी 10 लाख केसेस हैं, यानी कि हम अभी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे तो सिर्फ 3 गुने की बात कर रहे थे बढ़ने के लिए। अगर वहां पे 36 लाख केसेस हैं, बट जब वहां पे हम टेस्ट की बात देखते हैं तो वहां पे जो टेस्ट हैं वो तकरीबन 1,40,000 टेस्ट पर मिलियन हैं, जबकि इंडिया में 9,500 हैं। तो ये कंपैरिजन भी तो हमें देखना पड़ेगा। अगर वहां पे जितने टेस्ट हो रहे हैं, अगर उतने ही टेस्ट हम यहां पे कर दें तो हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। सिर्फ हम ये कहते रहे कि वहां की पॉपुलेशन आप देखिए और यहां की पॉपुलेशन देखिए। जी बिल्कुल सही, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर्स की हम तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो 2-4 चीजें हमें देखनी होंगी कि वहां की पॉपुलेशन डायनामिक्स कैसी है, ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन कितना है उस कंट्री का, पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा है, बच्चों के उसमें अनुपात क्या है, बुजुर्गों का अनुपात क्या है। तो अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये कंपेरेबल हैं, तभी हम किसी रेट को कंपेयर कर सकते हैं। तो इस हालात में एब्सोल्यूट नंबर पे बात करना तो बिल्कुल ही ऐसी बात होगी कि आप एक एप्पल को यू आर कंपेयरिंग इट विद वाटरमेलन, समथिंग लाइक दैट। अगर हम इंडिया और यूएस के पॉपुलेशन और इनके कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसलिए फिर एक स्टेटिस्टिक्स बनाई गई कि आप जो भी आंकड़े कोट करेंगे उसे आप पर मिलियन पॉपुलेशन, या वो नंबर ऑफ केसेस हो उन्हें भी आप पर मिलियन पॉपुलेशन बताएं, आप जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं, टोटल टेस्टिंग है, तो हर रेट को, जो हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, उन सभी को पर मिलियन पॉपुलेशन पे आप अगर कंप्यूट करें तो एटलीस्ट हम टू एन एक्सटेंट कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अभी आपने टोटल नंबर ऑफ डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन की बात की, तो इंडिया में हमारे ऑलमोस्ट वो अराउंड 10,000 या हम 9,000 सम फिगर है
फॉर पर मिलियन पॉपुलेशन, लेकिन ये बहुत कम लगता है एज कंपेयर टू जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन हम ब्राजील के अंदर देख रहे हैं या यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर देख रहे हैं। वो इसलिए कि इंडिया में इन जनरल जो डेथ की रिपोर्टिंग है वो बहुत कम है। अगर आपने ब्राजील में अगर आप देखें तो तकरीबन 23,000 पर मिलियन है और इंडिया में 9,400 पर मिलियन है, तो इतना लंबा चौड़ा फर्क है। इट इज बिटवीन 9 to 10,000 पर मिलियन पॉपुलेशन। तो ये नंबर्स इतने कम इसलिए भी हैं क्योंकि नंबर 1 हमारे यहाँ टेस्टिंग उस तादाद में नहीं हो रही है। अगर आपको जिस भी पर्सन की पेशेंट की डेथ हो रही है, अगर आपको उसका कॉज नहीं पता है और आपने उसके ऊपर टेस्टिंग की ही नहीं, तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि वेदर दैट वाज अ कोविड रिलेटेड डेथ और नॉट। तो उन डेथ्स को जिन केसेस में हमने टेस्ट कर लिया, सिर्फ उन्हीं की डेथ हम एज कोविड पॉजिटिव मान रहे हैं। वो बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन है जिनमें हमने टेस्टिंग की ही नहीं। उस पॉपुलेशन के अंदर जो डेथ्स हो रहे हैं उनका हमें बिल्कुल कोई भी अंदाजा नहीं है कि उनमें कितने कोविड पॉजिटिव थे या नहीं थे। दूसरा, एक जो टेस्टिंग की हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा कैच यहाँ पर है। अब हमने देखा जिस तरीके से हमारे कंट्री में डिजीज इवॉल्व हुई, तो जो हमारी पॉजिटिविटी रेट थी फ्रॉम 5% to 7% to 10%, और अब हमने वो 10% पॉजिटिविटी रेट की भी मार्जिन को क्रॉस कर लिया है। दैट मीन्स अगर हम एक एवरेज फिगर मानकर चले कि हमारी पॉजिटिविटी रेट 10% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 केसेस, अगर 100 लोगों में हमने टेस्ट अप्लाई किया तो सिर्फ 10 लोग हमें पॉजिटिव मिलेंगे। हम अगर डेली नंबर ऑफ टेस्ट जो हैं, अगर अराउंड 3 लाख टेस्ट हम प्रतिदिन कर रहे हैं, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस कभी भी 30,000 से ऊपर नहीं जाएंगे अगर हमारी पॉजिटिविटी रेट 10% के अराउंड कांस्टेंट फिगर मेंटेन करती है। तो दीज आर ऑल बैक कैलकुलेशंस। अगर आज गवर्नमेंट ये डिसाइड कर ले कि हमें डेली नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस 35,000 के ऊपर नहीं दिखाना है, तो आई विल कट डाउन ऑन माय नंबर ऑफ टेस्ट। आई विल नॉट डू मोर देन 3.5 लाख टेस्ट, क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी रेट अगर 10% है तो हमें 35,000 की हमने एक कैपिंग लगा दी, एक सीलिंग लिमिट लगा दी। तो ये जो हम कह रहे हैं कि टोटल हमारी जो स्पाइक है, ये स्पाइक भी कितनी करेक्ट है हमें नहीं पता, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल हम टेस्टिंग की तादाद बढ़ाते हैं तो उसी अनुपात में हमारे पास केसेस आएंगे। अगर हमने आज टेस्टिंग 3-3.5 लाख के बजाय अगर हम 10 लाख टेस्ट करें तो, और पॉजिटिविटी रेट हमारी अगर 10% है, तो सीधा हमारे पास 1 लाख केसेस आने शुरू हो जाएंगे। तो एक तो है कि आपको जब तक आपने टेस्ट तो इसी तरह से डॉक्टर मथु जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम 10% की बात कर रहे हैं, यू कैन नॉट कंपेयर। जी यही कह रहा हूँ, अगर हम सीधा पॉपुलेशन के बेसिस पे बात करें, अगर हम 10% देख रहे हैं कि जो हमारा रेट आ रहा है, कंफर्म रेट आ रहा है, पॉजिटिव रेट आ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम सिर्फ दिल्ली की अगर पॉपुलेशन को 2 करोड़ मान लेते हैं, तो यहाँ तो अगर हम देखें तो 2 मिलियन तो यही नहीं है जी। इसलिए मैं कह रही हूं कि जब तक हमारी टेस्टिंग एट पार विद दोस कंट्रीज नहीं होती है, तब तक हम पर मिलियन भी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं अपने टोटल नंबर ऑफ केसेस या कोविड रिलेटेड डेथ, इनका एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। द कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट एट ऑल। जी डॉक्टर सुमाया, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप आई थिंक इसे आंसर करना चाहेंगे। वैद्य आनंद पांडे पूछ रहे हैं कि जी ये जो हर्ड इम्यूनिटी की बात चल रही है, इसे किस तरह विश्वसनीय समझा जाए, जबकि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि कोरोना म्यूटेशन से अपनी संरचना बदल रहा है। तो इस स्थिति में हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कैसे सोचा जाए, ये उसके ऊपर जानना चाह रहे हैं। वेल कोरोना तो जी प्लीज जी डॉक्टर प्लीज गो अहेड। नो I'll take up next. सो हर्ड इम्यूनिटी, ये जो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस है, वायरस तो हमेशा बदलता रहता है। हम उसके जो स्ट्रेन्स हम देखते थे चाइना में, वो शायद हमारे कंट्री के कोई और हो, इंडिया के कोई और हो, यूएस के कोई और हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म है, और जिस तरीके से वो वायरस बढ़ता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल SARS-CoV-1 और SARS-CoV-2 में भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। आई थिंक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पे, हमने उसको एक नोवेल कोरोना वायरस की तरह कहना शुरू कर दिया, पर जो बेसिक उसकी थी, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थी, जिस तरीके से, ठीक है इनमें काफी फर्क था, पर ये मर्स, सार्स और अभी जो नोवेल कोरोना वायरस जिसे कह रहे हैं, अब हमने उसे SARS-CoV-2 कहना शुरू कर दिया है। इतना फर्क नहीं था, ऐसा भी नहीं था, हमें बिल्कुल नहीं समझ थी इन चीजों की। तो ऐसा नहीं है कि
वायरस इतना बदल जाता है और इतनी जल्दी बदल जाता है कि वो हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी ही बदल जाएगी इन चीजों में। वो उस तरह से जो म्यूटेशन है उसको ठीक ठाक टाइम लग जाता है। छोटी छोटी म्यूटेशंस तो हर बार होती रहती है, जैसे हमारी बैक्टीरिया की म्यूटेशंस होती है उसी वजह से हमें हर साल या हर कपल ऑफ ईयर्स में हमें दूसरी एंटीबायोटिक्स लानी पड़ती है। इन्फ्लुएंजा जैसे है, हर साल इन्फ्लुएंजा की नई वैक्सीन आती हैं, उसमें जो वो स्ट्रेन्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। इतना भी नहीं बदल जाएगा, आपको उसमें वैक्सीन में भी जैसे नया स्ट्रेन ऐड करना पड़ेगा। तो हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसे हमें एंटीबॉडीज की जो अक्यूमुलेशन है, प्रोडक्शन है, नॉट जस्ट इन कम्युनिटी पर इंडिविजुअल्स में, और किन किन लोगों को उस तरह की एंटीबॉडी थेरेपी एंटीबॉडीज बढ़ रही है, वो हमें देखना जरूरी है। इसीलिए मैं वो बात कर रही थी कि किस तरह से साइंस की एक कमी है यहाँ पर इंडिया में स्पेसिफिकली, क्योंकि हर तरह की जो ट्रीटमेंट्स है, मेथड्स है, और मैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की नहीं बात कर रही, मैं इवन मेन स्ट्रीम मेडिसिन की बात कर रही हूँ, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है हर टेलीविजन पे। मतलब हर एवरेज जो इंसान है वो यही सोचता है कि हम ये काढ़ा पी लेंगे, ये सब कर लेंगे और हमारी कोविड हमें कोविड नहीं लगेगा। पर ये बिल्कुल अनट्रू है। जैसे प्लाज्मा थेरेपी की भी बात हुई थी, हमें नहीं पता प्लाज्मा थेरेपी क्या करने वाला है। जैसे अभी जो रिसेंटली स्टडीज आई हैं उसमें एंटीबॉडीज नहीं बढ़ी हैं, तो सबकी तो कुछ ही लोगों की हुई है। तो उसमें अगर हम थेरेपी दे भी दें तो हमें नहीं पता कि 3 महीने के बाद वो एंटीबॉडीज किसी और को जब दी गई है उसके बाद 3 महीने के बाद उसकी फिर भी इम्यूनिटी रहेगी या नहीं रहेगी। हो सकता है कि उसकी इम्यूनिटी कम हो जाए। तो ये बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का, इस पे हमें नहीं चलना चाहिए। पर इन जनरल हमें साइंस को ये समझना बहुत जरूरी है। मेडिकल जैसे डॉक्टर्स बता रहे थे यहाँ पे, जैसे पुलिस को नहीं पता मास्क कैसे पहनना है, पर हमें साइंस की भी तो समझ नहीं है। सो मेडिकल ऑफिसर्स को सिर्फ ये भी नहीं बताना है कि कैसे बर्ताव करना चाहिए, हमें किस तरह से डिस्टेंसिंग करना चाहिए, किस तरह से मास्क पहनना चाहिए, पर एक साइंटिफिक प्रोसेस का भी तो अंदाजा नहीं है हमें। जब गवर्नमेंट, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, वो ही प्रमोट कर रही है इतने सारे आयुष के जो ट्रीटमेंट्स है जिनमें बिल्कुल कोई साइंस नहीं है, एफिकेसी का कभी टेस्ट नहीं हुआ है, और जो टेस्ट हुआ है वो भी बहुत कम। जैसे कोरोनिल टाइप की अभी आ गई थी, फाविपिराविर आ गई थी, उसके अंदर भी कोई ये एक मॉडर्न मेडिसिन ड्रग है और उसके अंदर भी इतनी ज्यादा कोई हमने टेस्ट नहीं किए। पर फिर भी आप एंटीवायरल्स जैसे फाविपिराविर है और जो दूसरी भी है, उनमें हम देखें तो थोड़ा बहुत मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसे दिखाया गया है कि ये आरएनए, जो वायरस का आरएनए होता है वो इस जगह पे इस तरीके से उसे तोड़कर ये करता है। पर जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज है उनमें तो बिल्कुल कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है और टेस्टिंग भी नहीं हुई है। जैसे कोरोनिल की टेस्टिंग एक कंप्यूटर सिमुलेटेड मॉडल। डॉक्टर, हो सकता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान था कि आपदा में अवसर, तो बहुत सारे लोग आपदा में अवसर तलाशने लग गए थे, शायद उसमें से वो एक रहा हो। डॉक्टर अंशुमान, जो हम बात कर रहे थे अवेयरनेस की, हमने ये भी देखा कि अवेयरनेस, पहले जब हम शुरुआत में ही हमारी चर्चा हुई, हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा भी चर्चा हुई कि अगर अवेयरनेस फैलाई जाएगी, अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी तो शायद ये इतनी ज्यादा नहीं फैलेगी। तब एक ये विषय निकल के आता था, एक ये टॉपिक निकल के आता था कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके अंदर कैसे अवेयरनेस क्रिएट होगी, क्योंकि वो शायद इन चीजों को नहीं समझते। लेकिन एक बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने आया अमिताभ बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन जी जो खुद अपने द्वारा बहुत सारे कंपनीज के विज्ञापन भी उन्होंने किए, अवेयरनेस क्रिएट की, अवेयरनेस फैलाई, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो और उनकी फैमिली इन्फेक्टेड हो गई। तो यानी कि ये सिर्फ अवेयरनेस होने से भी तो काम नहीं चल रहा है। डॉक्टर अंशुमान, सॉरी, मैं एक ही, उन्होंने होम्योपैथी भी प्रमोट की थी और उसके बाद जाके उन्हें कोरोना हो गया था। और होम्योपैथी इसलिए प्रमोट की थी कि प्रोटेक्ट करेगा इसे कोरोना वायरस इन्फेक्शन से। मतलब ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल चीज है पब्लिक पर्सनालिटीज की इस तरह से चीजों को प्रमोट करना, जिसका कोई एविडेंस नहीं है साइंस में। जी प्लीज डॉक्टर अंशुमान। जी डॉक्टर अंशुमान। डॉक्टर सुमैया ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे क्या है रविंद्र जी, देश की हालत देखिए क्या है। कितने डॉक्टर हैं जो स्टैंड लेके तटस्थता के साथ मेडिकल साइंस के साथ खड़े होके बोलने को तैयार हैं कि साइंस ये कहता है, एविडेंस ये कहता है, यही होगा। डॉक्टर पहले निर्णय कर लेता है कि ये मुझे किसे प्लीज करना है, किसे अपीज करना है, तुष्टिकरण किस सरकार को करना है और क्या मुझे बोलना है। अगर इस तरह से देश में विज्ञान की हालत होगी तो दुर्दशा यही होनी है। दूसरी बात, ग्लैमराइजेशन ऑफ द
से मतलब है मेरा संगीत, गीत या फिल्म में काम करने वाले हीरो हीरोइन, जिसको आप बोलते हैं, जो एक्चुअली हीरो नहीं है। इन लोगों का जब तक ग्लैमराइजेशन होता रहेगा तो देश की हालत यही रहेगी। जीडीपी का 1.2% हेल्थ बजट होगा आपका। देश में अभी कोरोना ने ज्यादा कुछ नहीं किया है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटी थी उसको सरफेस पे ला दिया है, सतह पे दिखा दिया है। आइडियली पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है, और 5 स्टार फैसिलिटी कॉर्पोरेट का जो निगमित अस्पताल जो होते हैं ये लग्जरी की तरह ट्रीट किए जाएं कि हमारे पास बहुत पैसे हैं तो मैं 5 स्टार में जाके इलाज कराऊंगा। लेकिन बेसिक फैसिलिटी कोरोना के इलाज में कौन सी, डॉक्टर सुमैया ने बिल्कुल सहा, डॉक्टर मधु ने बिल्कुल ठीक कहा कि कौन सी ऐसी सुविधा चाहिए थी। जहां तक जागरूकता की बात आपने उठाई, तो जागरूकता में बेसिक आपको क्या समझाना था? डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग था। अमेरिका ने क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग फैलाया, आपने भी नौटंकी करी, उसकी कॉपी पेस्ट करके सोशल डिस्टेंसिंग बोलना चालू कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझ में कितने लोगों को इंडिया में आएगा? फिजिकल डिस्टेंसिंग था। एक पत्रकार है, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, बिहारी लैंग्वेज में उन्होंने कहा था, तो उसको मैंने सोशल मीडिया पे किया। उन्होंने कहा कि देह से दूरी, जो पत्रकार ने कहा था। तो इस लैंग्वेज को समझाना आसान था। मास्क और हैंड वॉशिंग, यही 3 चीजें थी। लेकिन क्या इसके बाद 100% प्रोटेक्शन है? नहीं है। तो कहां गलतियां हुई? लॉकडाउन को पहले आपने प्रोजेक्ट कर दिया एज ए ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना, ये गलत होगा। जब भी आपने अनलॉक किया, लोगों ने समझ लिया कोरोना का डर खत्म हो गया, रोड पे आ जाओ। दूसरा, आपने जब कहा मास्क लगा लो और थोड़ी दूरी बना लो तो कोरोना से बच जाओगे, या जैसा डॉक्टर सुमैया ने कहा, ये बहुत सारी दवाइयां आई जिससे क्लेम किया गया, भगवा वाला बाबा जो व्यापारी है उसने क्लेम किया कि 100% कोरोना से इलाज हो रहा है, 100% मरीज मेरे ठीक हो रहे हैं। तो लोगों ने क्या सोचा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, दवा ढूंढ ली गई। फिर अनसाइंटिफिक टेम्पर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों नाराजगी है डॉक्टरों में? इसकी नाराजगी इसलिए है, आयुर्वेद एक एस्टैब्लिश साइंस है। पूरे हिंदुस्तान में आयुर्वेद के इतने डॉक्टर हैं, उनमें से किसी डॉक्टर ने फॉल्स क्लेम नहीं किया, एक व्यापारी ने फॉल्स क्लेम किया। जबकि हमारे मेडिकल साइंस में क्या है कि एमडी मेडिसिन अगर किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा है और वहां उपलब्ध है तो एमबीबीएस का डॉक्टर उस चीज को हैंडल नहीं करेगा। डीएम कार्डियोलॉजी अगर वहां उपलब्ध है तो एमडी मेडिसिन हार्ट अटैक को हैंडल नहीं कर। इस तरह के प्रावधान है और जिसपे कानून भी लगता है। लेकिन क्या व्यापारियों के लिए कोई कानून नहीं लगता है? टेलीविजन पे करोड़ों रुपए का एड खर्च करके कोई दवा बेच दे और जिससे गुमराह होके लोग उस दवा के गुमराह के कारण एक्सपोज हो और डेथ हो जाए। ये बहुत बड़ा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत एक गुनाह है, एक अपराध है। इस पे हमें तो जागरूकता हमें सच्चाई के साथ करनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। जागरूकता का मतलब ये नहीं है कि आप 100% सिक्योर हो गए, ये मैसेज भी जाना चाहिए। लॉकडाउन का मतलब है हम तैयारी कर रहे हैं, आप थोड़े दिन घर पे रहिए। ये नहीं कि हम कोरोना को मार रहे हैं, जैसे पहले बताया गया था कि 14 घंटे में कोरोना खत्म, 14 घंटे मर जाता है। ये 36 घंटे का जनता कर्फ्यू है, इसके बाद कोरोना खत्म। घंटा घंटी बजने से क्वांटम फिजिक्स लगेगा, कोरोना खत्म। इसमें कुछ डॉक्टरों ने भी महिमा मंडन कर दिया ये कहके। इन सबको खत्म करना पड़ेगा और कोरोना ने एक सही उदाहरण दिया है कि ये है तुम्हारी सच्चाई, देश की सच्चाई, स्वास्थ्य सुविधाओं की सच्चाई। अभी भी जाग जाओ, अभी भी वैज्ञानिक विचारधारा का पूरी तरह से सपोर्ट और सहयोग करो। बच्चों में विज्ञान के लहजे पे तैयारी कराओ और राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री का ग्लैमराइजेशन बंद करो। यही संदेश है मेरा। जी, आप बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन वर्सेस मेडिकल लॉकडाउन। जी, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन वर्सेस मेडिकल लॉकडाउन का मेरा मतलब ये है कि अगर आप मेडिकल लॉकडाउन, मतलब ये मेडिकल इमरजेंसी है, ये वायरस क्या होता है, वायरस किस तरह से संक्रमित करता है दूसरों को और इसके कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, पहले इसके लिए जागरूक करना। जागरूक करने के बाद क्या इसका समाधान है? उसके लिए हैंड वॉशिंग, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये समाधान है। बट ये लेकिन आपका 100% प्रोटेक्शन नहीं है। अगर लक्षण आए तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना है। ये 3 पहले प्राइमरी लॉकडाउन से पहले लोगों को अवेयर करना था, नहीं किया। आपने क्या किया? डंडा मार के बोला कि पुलिस रोड पे उतर गई है, अगर आप निकले तो आपको डंडे पड़ेंगे। ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन। क्या कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई थी? गृह युद्ध हो गया था? सिविल वॉर था? नहीं था। तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन की कहां आवश्यकता हो गई कि बॉर्डर सील, दिल्ली से यूपी नहीं जा सकते हैं, नोएडा नहीं जा सकते हैं, गाजियाबाद नहीं जा सकते हैं, गाजियाबाद से आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं। ये होता है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन, कंट्रोल्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिसी
made by bureaucrats, doctors only to look after the patient, not involved, nowhere in the loop to form the strategy. मतलब आपकी पॉलिसी मेकिंग में कोई आपका न क्लिनिशियन इन्वॉल्व है, न एपिडेमियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व है, न पब्लिक हेल्थ डॉक्टर इन्वॉल्व है, और आपने एक फूल बरसा के महिमा मंडन डॉक्टरों का कर दिया कि अगर शहीद होने जा रहे हो तो माखनलाल चतुर्वेदी की कविता थी कि मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरनी। तो ये कर दिया। डॉक्टरों का यही कर्तव्य नहीं रहा था, डॉक्टरों को पूरी तरह लूप में लेना था। डीएम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पूरा हैंडल कर रहा था कोरोना वायरस के मैनेजमेंट को। तो आज डीएम निकल के आए और जवाब दे कि फिर इतनी बीमारी फैली क्यों, क्योंकि डॉक्टर कोई पॉलिसी मेकर नहीं था, तो जवाब भी दे। जो डिसीजन लेता है वो अकाउंटेबल होता है। ये डिफरेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेडिकल लॉकडाउन में। जी एक चीज और मैं डॉक्टर अंशुमान पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह से हम सिचुएशन देख रहे हैं, क्या वाकई में भी हम पूरे देश में देखेंगे कि लॉकडाउन अलग अलग शहरों में जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, तो क्या पूरा एक बार फिर हम भारत देश हमारा लॉक हो जाएगा पूरी तरह से? क्योंकि जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन बढ़ रहा है पूरी तरह से, उस स्थिति में आप क्या देख रहे हैं आगे? रविंद्र जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए हमारे कानून में, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं राज्य का हिस्सा है, राज्य को डिसीजन लेना है। बिल्कुल ठीक बात है। ये क्यों डिसीजन लिया गया था इसको समझने की जरूरत है। कहीं पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, मतलब माता जो बच्चे को जन्म देती है उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, इनका दर ज्यादा है। कहीं बच्चों में कुपोषण ज्यादा है, कहीं मलेरिया ज्यादा कॉमन है, कहीं कैंसर ज्यादा कॉमन है, कहीं हार्ट डिजीज। इसलिए कहा गया कि स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करे कि उसको हेल्थ केयर को कैसे रन करना है। तब तक तो ठीक है, लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये पेंडेमिक है, इसमें वन कंट्री वन पॉलिसी होना चाहिए। मतलब पूरे कंट्री में नाउ हेल्थ, एटलीस्ट कोरोना पेंडेमिक, एट द सेम टाइम मैनेजमेंट ऑफ अदर हेल्थ फैसिलिटी लाइक कैंसर, कार्डियक, जो भी अलग बीमारियां हमारे देश में थी, उनके लिए एक कंट्री एक पॉलिसी, ये सिस्टम होगा। अगर ये हम किए होते तो आज जिस स्थिति में है ये नहीं होते। आज क्या है, टोटल एडहॉकिज्म पे है। अभी हम मीटिंग पे बैठे, अभी हमने डिसीजन लिया, हमने वायरलेस कम्युनिकेट किया, मेल कम्युनिकेट किया, हमारे स्टेट का नियम बदल गया, और ये चलता रहेगा, हम फेल होते रहेंगे। और ये प्रिज्यूम करना, हो सकता है स्थिति बहुत भयावह हो जाए अगर अभी भी हम नहीं सुधरे तो। अभी भी अगर हम नहीं सुधरे तो स्थिति भयावह हो सकती है। डॉक्टर मधु, आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात रखें, फिर मैं अपना क्वेश्चन करता हूँ। जी जी, क्योंकि उस वक्त हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही थी और वायरस के म्यूटेशन की बात हो रही थी, तो मैं उस पॉइंट पे एक थोड़ा सा और फर्दर बताना चाह रही थी कि वायरस में म्यूटेशंस हो रहे हैं, लेकिन जैसा डॉक्टर सुमैया ने भी कहा कि वो बहुत मिनिमल चेंजेस हैं। इतना नहीं कि आपकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वायरस का वो बदल जाएगा। और मैं भी वो H1N1 और इन्फ्लुएंजा वायरसेस की एग्जांपल ही लेना चाह रही थी कि ये वायरस हर साल इनका नेचर थोड़ा चेंज होता है, तो एवरी ईयर न्यू वैक्सीन हैज टू बी डेवलप। और एक उन्होंने, डॉक्टर सुमैया ने बहुत जरूरी बात कही कि जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज की जो लेवल हमारे, जो दो चीजों पर हम बहुत ज्यादा बैंक कर रहे थे। नंबर वन वाज हर्ड इम्यूनिटी, एंड इन अ वे टू कंट्रीब्यूट टू द हर्ड इम्यूनिटी दो तरह से आएगी, या तो एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन साइमल्टेनियसली इन्फेक्टेड हो जाए तो उन सबके अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ हर्ड इम्यूनिटी कम्युनिटी के अंदर आ जाएगी। दूसरा तरीका है हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ाने का, दैट इज मास इम्यूनाइजेशन। आपने एक साथ एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन को इम्यूनाइज कर दिया, तो सबके अंदर उस पर्टिकुलर वायरस या इन्फेक्टिव एजेंट के अगेंस्ट में डिफेंस तैयार हो गया। सो हर्ड इम्यूनिटी विल आल्सो कम इन टू वेज, ईदर एक्टिव इन्फेक्शन फ्रॉम द वायरस और वैक्सीनेशन। इस वायरस के साथ जो प्रॉब्लम आई, जो प्रिलिमिनरी रिसर्च ने हमें शो किया कि इवन दोज हु हैव रिकवर्ड, इनके अंदर जो प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडी, पिछले डिस्कशन में भी आपको मैंने इस चर्चा में बताया था कि प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडी होना बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है, और उसको सस्टेन करना, क्योंकि जब इन्फेक्शन हुआ, एंटीजन का चैलेंज हुआ, तो उस समय बॉडी बिल्कुल दुरुस्त होकर रिएक्ट करेगी, इट विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। बट क्या वो एंटीबॉडी प्रोटेक्टिव लेवल, प्रोटेक्टिव टाइटर्स मेंटेन, सस्टेन कर पाती है या नहीं, ये बहुत अहम मुद्दा होता है हर्ड इम्यूनिटी को मेंटेन करने का। इस वायरस में ये देखा जा रहा है प्रिलिमिनरी रिसर्च में कि कुछ हफ्तों के बाद जो प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडी है वो स्टीप डिक्लाइन
हो रहा है। और ये बिग चैलेंज है इवन फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। जो आपने पिछली बार बात कही थी, पूछी थी कि क्या हम 15 अगस्त तक वैक्सीन लेकर आ जाएंगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी कोई भी वैक्सीन डेवलप कर पाना, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में तो आपको पहले ये देखना है कि जी, मैंने वैक्सीन की इस डोज वक्त ये कितनी बात इसलिए होगी। पूछी थी क्योंकि सरकार कह रही थी कि हम 15 अगस्त तक ले आएंगे, तो हो सकता है कि बिल्कुल लाल बिल्कुल, जो किले से वो घोषणा जिसका भी करना कोई चाहते हैं कि हम बेसिस 15 नहीं अगस्त था, तक ले आए। कोई बेसिस नहीं था, क्योंकि जब तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने नंबर ऑफ डोजेस इस वैक्सीन के हमें देने होंगे, क्योंकि एक डोज का आपने रिस्पॉन्स देख लिया, आपने एक देखा कि एंटीबॉडी लेवल आ गई, लेकिन वो कितने दिनों तक मेंटेन रहेगी, ये पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। कितने नंबर ऑफ डोजेस हमें देने होंगे उस वैक्सीन के, और क्या वो वैक्सीन 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब तक उसका बूस्टिंग इफेक्ट हमने नहीं स्टडी किया, तो हम मास स्केल पे उस वैक्सीन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो डिक्लाइन इन द एंटीबॉडी लेवल, दैट इज वन मेजर चैलेंज, जो कि हमारे हर्ड इम्यूनिटी को एक्टिव इन्फेक्शन के बाद भी अफेक्ट करेगी एंड इवन आफ्टर वैक्सीनेशन। तो इसलिए बहुत जल्दबाजी में कोई वैक्सीन डेवलप कर मार्केट में लॉन्च कर देना और लोगों में एक फॉल्स सेंस ऑफ वेलबींग आ जाए कि हाँ हमने वैक्सीन का एक शॉट ले लिया तो आई एम प्रोटेक्टेड, ये एक बहुत गलत इंफॉर्मेशन जाएगी कम्युनिटी के पर, जब तक कि हमने उस वैक्सीन की पूरी तरीके से स्टडी ना करती हो। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये फिनोमेना देखा जा रहा है। जी, और मुझे उम्मीद भी है कि शायद सरकारों को अब इतना समझ में आने लग गया है कि जल्दबाजी शायद ना करें, शायद, क्योंकि अगेन फिर वही है कि हमारे देश में हर राज्यों में अलग अलग चुनाव हैं, तो पता नहीं लगता है कि कब किस चीज को कौन सी इवेंट बना के पेश किया जाए, सो ये भी कहना भी बड़ा मुश्किल है। खैर, और इवन ऑन इंटरनेशनल फ्रंट एक होड़ मची हुई है कि विच कंट्री विल बी द फर्स्ट कंट्री टू कम अप विद द वैक्सीन। हम आए दिन सुन रहे हैं कि आज रशिया ने वैक्सीन तैयार कर ली, आज इटली ने वैक्सीन तैयार कर ली, इनकी फेज 3 में ट्रायल चल रही है, तो एक होड़ भी मचा है। जी, सही बात है। हर आदमी कोई ना कोई अपने ऊपर वो लेना चाहता है कि जी हाँ हमने पहले किया, वी आर द फर्स्ट। खैर, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, कुछ चीजों में हमारा कंट्रोल नहीं है, ना आपका कंट्रोल है, वो उनको ही करना है। लेकिन आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से अगर जनता थोड़ी सी जागरूक हो सकती है, अगेन फिर सब लोग हम यही बात कर रहे हैं कि जागरूकता भी उतना बड़ा पैमाना नहीं बचाने का, बट अगेन फिर भी लगता है कहीं ना कहीं उससे कंट्रोल तो किया जा सकता है। तो डॉक्टर सुमाया, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें? एक तो ये है कि यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ ये गवर्नमेंट की जो है, उन्होंने लॉकडाउन को अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं किया, इंफॉर्मेशन नहीं दी, पर मुझे एक जनरल इंफॉर्मेशन वॉर भी लग रही है। जैसे कई लोगों ने इसे इन्फोडेमिक कहा है यूएस के अंदर, पर मैं इसे मिस इन्फोडेमिक कह रही हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है मेथड्स में भी, और उसके अलावा भी कोरोना से रिलेटेड दूसरी मिस इन्फॉर्मेशन, इन्होंने ये कर दिया, इट्स लाइक कोरोना जिहाद एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड इट्स अ वेरी सिली थिंग टू से। और एक बार पहले भी आ गया था कि चाइना हैज मेड दिस इन द लैब, चाइना ने ये लैब में बना दिया है क्योंकि वो इसे एक बायो वेपन की तरह यूज करना चाहती है। इट्स अ वेरी बैड बायो वेपन, यू नो। मोस्टली लोग इसमें 80 to 90% से ज्यादा लोग इसमें हील हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। तो इन सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज में बिलीव ना करें। जो ठीक है, जिसे भी ये बीमारी लगती है, इन्फेक्शन लगता है, उससे बहुत सफरिंग होती है, तो ये तो एक प्रॉब्लम है। पर इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी थियरी फैलाना है, बायो वेपन तो बहुत पुरानी चीज हो गई, पर अब जाके जो नई नई ट्रीटमेंट्स आ रही है, और कुछ भी व्हाट्सएप पे जो आता है, फेसबुक या ट्विटर पे आता है, उन्हें बिलीव ना करना। आई थिंक ये सबसे बड़ी, अगर एक ही चीज मैं कहना चाहूंगी तो इसे वेरीफाई करें लोगों से, अपने लोकल क्लिनिशियन से, डॉक्टर्स से, और देखें कि ये सोर्स कहाँ से है। और आपको लगता है कि कोई ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, और बहुत आसान है, तो वो सच में टू गुड टू बी ट्रू है। वो शायद नहीं हो सकता, इतना आसान इलाज नहीं होगा आपके किचन से जो मिल जाएगा। तो ये जो प्रोटेक्शन है, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली बातें हैं, ये गलत है। कोरोना की जो पैथोफिजियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, उसे भी हम समझ नहीं पाए थे। अभी अभी हमें पता चला है कि एक इम्यूनिटी हमारी बहुत बढ़ जाती है। कई केसेस में जिनकी डेथ होती है, उसमें इम्यूनिटी बढ़ जाती है, इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जब वो लोग कह रहे हैं कि इसे इम्यूनिटी हम बढ़ा देंगे, तो हमें इम्यूनिटी नहीं बढ़ानी है कई लोगों की, क्योंकि उन्हें हम कई लोगों को स्टेरॉइड्स भी दे रहे होते हैं
क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, कि ये सारे जो प्रोटीन्स निकलते हैं उनके बॉडी से जो इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं वो ही उन्हें मार देता है। तो ये इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से होता है, जैसे एलर्जी होती है, वो एक ज्यादा यानी कि अगर इम्यूनिटी बढ़ भी जाती है जिस तरह से आपने बताया, तो जिस तरह से आज की तारीख में जो हम बात अभी कर रहे थे, जो आपदा में अवसर सब लोग देख रहे हैं, अलग अलग टीवी चैनल्स पे आप देख रहे हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर्स के नाम से बड़े सारे विज्ञापन आ रहे हैं, तो यानी कि उन चक्करों में भी ना पड़े। अगर कहीं इम्यूनिटी ज्यादा भी हो गई तो भी कह रहे हैं कि आप खतरनाक हो सकता है वो। जी, पर मुझे ऐसा लगता ही है कि वो जो चीजें बेच रहे हैं उनकी वजह से इतनी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी कि हमें प्रॉब्लम होगी। मैं ये बताना चाहूंगी लोगों को कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है, उसे समझें, उसे जानें और देखें क्या होता है। साइंटिस्ट को यहाँ पे थोड़ा सा निकल के आना चाहिए और डॉक्टर्स को निकल के आना चाहिए और समझाना चाहिए, टाइम स्पेंड करके अपने पेशेंट्स पे कि क्या हो रहा है कोरोना के हवाले से, और इस तरह के प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना चाहिए जहां पे एक ग्रुप ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ वाले, जैसे डॉक्टर अंशुमन ने कहा था, सारे लोग आके अपनी 2 सेंस दे रहे हैं, अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, ना कि इस तरह की चीजों को प्राइम टाइम पे चलाना चाहिए जो साइंटिफिक टेम्पर कम करती है। और एक मिस इन्फॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन को कैसे चेक करते हैं उससे बढ़ावा देना चाहिए। डॉक्टर सुमैया, प्राइम टाइम पे क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं और उनको पता है वो क्या चलाते हैं, वो क्या, जो आपने पहले ही कहा, जो मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, जो बायो वेपन की तैयारी कर रहे हैं और ना जाने क्या क्या, तो उस पर चलिए हम बात नहीं करते हैं। डॉक्टर अंशुमान, जैसे डॉक्टर सुमैया कह रहे थे, आपके क्या सजेशंस हैं हमारे दर्शकों के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए जो आपको सुन रहे हैं? जी, पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो ये ब्लंटली स्पीकिंग का प्रोग्राम है आप देख रहे हैं, तब से हम लोग उन चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं जो बाद में साबित हुआ कि प्राइम टाइम पे चलने वाली सारी चीजें अवैज्ञानिक परिकल्पना के तहत चल रही थी। और ये चीजें ब्लंटली स्पीकिंग पे आज तक मैंने एक भी ऐसे गेस्ट या एक्सपर्ट को नहीं देखा जिन्होंने कोई भी सतही तौर पे कोई बात कही हो मेडिकल साइंस की बिना गहराई में उतरे हुए। तो एक तो साइंस को, तथ्य को समझें और उसी को अमल करें, पहली बात। दूसरी बात, सोशल मीडिया आपको मार रहा है, आपका मेंटल लॉकडाउन कर चुका है सोशल मीडिया। उदाहरण के तौर पे पहले कहा गया तबलीगी जमात के लोग बॉम्ब हैं, कोरोना बॉम्ब है, और बाद में फिर उन्हीं का इस्तेमाल किया गया ये कह के प्लाज्मा थेरेपी इनसे लेके हम ये कर रहे हैं। मतलब आपको राजनीतिक हथकंडा बनाया जाता है। तो पहले तो ये दिमाग से निकालें, हिंदू मुसलमान का लफड़ा बीमारी है ये कोरोना। अब वो जमाती कहाँ गए पता नहीं है, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं समझा रहा हूं किन किन चीजों पे आप लोगों को ये करना। उस समय सभी लोग पागलों की तरह फॉरवर्डेड मैसेज भेज रहे थे जब मैं कह रहा था बकवास बंद करो, ये कोरोना है, इसको ह्यूमन बॉडी चाहिए, और कोई नहीं चाहता कि मैं मरूं दूसरों को मारने के लिए। तीसरी बात, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट है, आज इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। आप उन इंफॉर्मेशन पे जाएं, पब्लिक के लिए और डॉक्टर्स के लिए अलग अलग जर्नल्स आते हैं, पब्लिक के लिए भी जर्नल्स है, या ऐसे प्रोग्राम देखें जो फैक्ट चेक करके प्रोग्राम निकालता हो। जिंदगी आपकी है, इन नेताओं के नहीं, ये भिक्षुक होते हैं, याचक होते हैं, आपसे मांगने आते हैं और फिर आप ही को खोखला करते हैं। इन नेताओं की बात ना माने, ये बकवास करते हैं। अपने पास, आपके पास जो भी डॉक्टर हो, एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, उनसे पूछें कि सच्चाई क्या है। आयुर्वेद के बारे में मैंने ये सुना है, एलोपैथ के बारे में ये सुना है। तो क्वालिफाइड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट करें, दूसरे इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट ना करें। और सरकार को मैं ये कहना चाहूंगा, अब भी समय है, जाग जाओ और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करो, डॉक्टरों को लूप में लो पॉलिसी मेकिंग में, नहीं तो ब्यूरोक्रेट देश को खोखला करके खत्म कर देगा और देखते रह जाओगे, न सरकार बचेगी और न ब्यूरोक्रेट्स बचेंगे। यही चेतावनी है आप लोगों के लिए। जी डॉक्टर अंशुमान, ये सबसे बड़ी और सबसे अहम बात आपने कही है कि सरकार को, डॉक्टर्स को लूप में लेना चाहिए। अदरवाइज ब्यूरोक्रेट्स अगर इस मुद्दों पे भी सरकार चलाने की कोशिश करेंगे, इस मुद्दों पे भी पॉलिसी बनाएंगे, तो मैं समझता हूं कि पॉलिसी कहीं की कहीं पहुंच जाएगी, लेकिन जो एक एंड रिजल्ट आना चाहिए, कंक्रीट रिजल्ट आना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। डॉक्टर मधु, आप क्या गाइड करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, मेरी भी अपील होगी। इनफैक्ट नागरिक जनता के लिए जो बातें कहनी थी वो मैंने अपने पिछले चर्चा में भी कही थी। इस बार मैं इनफैक्ट अपील करना चाहूंगी टू द गवर्नमेंट
कि अब वक्त आ गया है ट्रेंड रिवर्सल का। rather than bureaucracy making the guidelines और वो guidelines डॉक्टर्स पे इम्पोज किया जाए, उसकी बजाय अब जरूरत है कि कीप द डॉक्टर्स इन पॉलिसी मेकिंग, और जो भी डॉक्टर्स अपने साइंटिफिक इनपुट्स देते हैं उन चीजों को आपको बहुत अहमियत अब देने की जरूरत है, क्योंकि किसी के दिमाग में का एक फितूर आप पूरी कंट्री पे लागू कर दें और सोचें, लोगों के बीच में एक गलतफहमी पैदा करें कि इससे आप कोरोना से बच सकते हैं, ये अब देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। सो टाइम फॉर ट्रेंड रिवर्सल। डॉक्टर्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट, जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं जो लोग, आप उनकी इंफॉर्मेशन को लें, उनके बेसिस पे गाइडलाइन बनाएं, ना कि ब्यूरोक्रेसी मेक्स द गाइडलाइन एंड दैट इज बाइंडिंग ऑन द डॉक्टर्स। ये अब ट्रेंड बदलने की जरूरत है। जी, थैंक यू रविंद्र जी। रविंद्र जी, मैं चाहूंगा डॉक्टर सुमैया जुड़ी हैं, तो एक मेंटल लॉकडाउन पे जो अभी मानसिक प्रताड़ना से लोग गुजर रहे हैं, कोरोना साइकोसिस और लॉकडाउन से निकलने के बाद, 1 मिनट इनका समय, आपका प्रोग्राम 1 मिनट बढ़ जाएगा, 1 मिनट इनका समय जरूर लीजिए आप। हमारे इस प्रोग्राम में सबसे अच्छी खासियत यही है कि अगर 2-3 मिनट प्रोग्राम 5 मिनट बढ़ भी जाता है तो हमें कोई चैलेंज नहीं आ रहा है। डॉक्टर सुमैया, क्या क्वेश्चन था? मेंटल लॉकडाउन से मेरा क्वेश्चन ये था कि आप, क्योंकि मुझे पता चला था न्यूरो साइकेट्रिस्ट से डील करती हैं, तो अभी जो कंट्री में हालत है, एक साइकोसिस, कोरोना साइकोसिस, और दूसरे लोग जो घर में बंद पड़े हुए थे लॉकडाउन में भी, और कुछ लोग तो अभी भी घर से नहीं निकल रहे हैं डर से, उनके अंदर बहुत सारी मानसिक उत्पीड़न से गुजरने के कारण बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स चालू हो गई हैं। उनके लिए एक अपील करें ताकि ये सुरक्षित रहें। मेंटली सुरक्षित रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिजिकल। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर अंशुमन, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है। मैं नहीं टाइम ज़्यादा लेना चाह रही थी, पर अभी लॉकडाउन के वजह से इतने लोग जो मज़ीद डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं और मज़ीद लोग की सुसाइड केसेस बहुत बढ़ गए हैं। एक जो सोशल इंटरेक्शन होता है ना, हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टूल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट तरीका होता है हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको काबू में रखने का। चाहे वो कोई जो ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी चीज़ हो, या कोई और ज़्यादा जो डिसीज होते हैं, जो मेजर साइकियाट्रिक डिसीज होते हैं, जैसे ऑटिज्म है, ADHD है, उन्हें एक प्लान की तरीके से कंट्रोल किया जाता है। एक थेरेपी, उनकी मैकेनिज्म्स होते हैं। और अभी जब हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, इन लोगों को, कई सारे लोगों को ना अपने थेरेपिस्ट मिल रहे हैं, ना उनके जो थेरेपी के जो हमारी फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं वो भी एक थेरेपी होते हैं, जो उन्हें ना कि उनकी डिसीज को काबू में रखते हैं, पर ऑल्सो जब जैसे सुसाइड है फॉर एग्जाम्पल, उसमें क्या होता है कि आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो पता कर सकते हैं कि उनके सुसाइडल सिम्टम्स हैं या नहीं किसी के, और अगर वो हैं तो बड़ी क्विकली उससे या तो रिपोर्ट कर सकते हैं किसी अथॉरिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन को, या तो खुद ही उसे डील कर सकते हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। और जब इस तरह के फिजिकल लॉकडाउन्स होंगे जहां पे लोग अकेले रह रहे हैं, उनका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ फोन पे या स्काइप पे कनेक्शन है, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस तरह के लोगों के ऊपर। तो ये जो और ऊपर से एक फियर और साइकोसिस है, तो जितना हम एज पे होंगे, जितनी पूरी कम्युनिटी सोसाइटी एज पे होगी, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन को ओवरटेक करने के। तो हमारे पास एक पैंडेमिक तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ जो क्राइसिस है, एक क्रॉनिक स्ट्रेस का पीरियड है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 था फॉर एग्जांपल, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ का शिकार हो गए थे क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक एक क्रॉनिक स्ट्रेस में रखा गया था। वैसे ही अभी बहुत लंबे अरसे तक जिसे क्रॉनिक स्ट्रेस में रखा गया, और इसमें कई सारे लोगों को एक ट्रॉमा के उसमें गुजरना पड़ रहा है। अपने फैमिली मेंबर को देख के, डेथ है, उन्हें खुद को हुआ है कोरोना या जानने वाले को हुआ है, तो उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की तरह या डिप्रेशन की तरह ऐसे कई सारे मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और हमारे कंट्री में एक सुसाइड की वो ही नहीं है, जैसे हम वर्ड भी यूज करते हैं कमिटेड सुसाइड, वो कमिट नहीं है क्योंकि वो क्राइम नहीं उसे कहना चाहिए।
हमने जब तो इस तरह की जब लैंग्वेज ही हमारी हो गई है, एक बड़ी बिब्लिकल, बड़ी ही पुराने जमाने की, उससे कह रही है, क्योंकि बिब्लिकली सुसाइड एक गुनाह है, तो अभी हमें उसे चेंज करना है और वही मॉडर्न अप्रोच से एम्पैथी के साथ चलना चाहिए। और जिन्हें लोगों को जैसे डॉक्टर अंशुमन भी कह रहे थे कि एक फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ हम और भी ज्यादा लोगों की बढ़ा देंगे क्रॉनिकली, क्योंकि अभी सबको एक साथ हो रहा है इतने लंबे समय के लिए। तो एक दूसरे का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, रिपोर्ट करना जरूरी है, और स्पेशली जो ज्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है, टीनेजर्स फॉर एग्जांपल है, एल्डरली है, जो अकेले रहते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखें एक दूसरे का, सही इंफॉर्मेशन दें एक दूसरे को, और फियर ना फैलाएं। अगर कोई जानकारी है तो उसे वेरीफाई करे, जांच करे, फिर बताए। और खामखा की जो आउटरीच करने वाली जो चीजें होती हैं, मैसेजेस होते हैं, वो एक दूसरे को ना भेजे। स्पेसिफिकली वायलेंट जो चीजें आती है, कोई किसी ने मार दिया, किसी ने कुछ कर दिया, और जो वायलेंट वीडियोस होते हैं, वो तो बिल्कुल ही ना भेजे एक दूसरे को। तो ये ही मेरा जी डॉक्टर सुमाया, मैं समझता हूं कि इससे दर्शकों को भी काफी समझ में चीजें आई होंगी। और जैसे आप सभी लोगों ने एक बड़ी एक सुर में जिसको कहते हैं बात कही ना, कि मिस इन्फॉर्मेशन ना क्रिएट करें। अगर हम लोगों के पास यही प्रॉब्लम है आजकल, हम जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की, जैसे भी डॉक्टर अंशुमान ने भी कहा कि भी सोशल डिस्टेंसिंग ना हो के फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, जो डॉक्टर मधु कह रहे थे, आप लोग भी कह रहे हैं, हम लोग कॉपी कैट हैं। यानी कि अमेरिका ने फिजिकल डिस्टेंसिंग का, तो हमें कोई नई टर्मिनोलॉजी निकालनी थी, तो हमने उसको सोशल डिस्टेंसिंग का नाम दे दिया। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर फॉरवर्डिंग की मैसेज, यानी कि हमारे पास कोई भी मैसेज आता है किसी भी यूजर के पास, वो बिना देखे, बिना जांचे, बिना समय लगाए उसको दूसरों पे फॉरवर्ड कर देता है। वो कभी नहीं देखता है कि वो मैसेज सही है या गलत है, कितना सच्चा है, कितना झूठा है। इम्यूनिटी बढ़ाने के भी बड़े सारे मैसेजेस आजकल चल रहे हैं, कोरोना मिटाने के भी चल रहे हैं। डॉक्टर अंशुमान, मार्च में मैं कानपुर गया था, और वहां पे बड़ा चौराहा है एक जगह, वहां पे एक बंदा या बंदी जो भी खड़ा था, और वहां पे एक पोस्टर चिपका रखा था, कोरोना का झाड़ा लगवाएं 10 रुपए में। तो कोरोना का 10 रुपए में झाड़ा भी लग जाता है। तो ऐसी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। कोरोना इम्यूनिटी बूस्टर ब्रेड भी आ गया, कोरोना प्रोटेक्शन शर्ट आ गई है, मिठाई भी आ गई, मिठाई आ गई है, आपदा में अवसर। Even hand sanitizers are claiming immunity boosting hand sanitizers. ये लेटेस्ट अभी मैंने 2 दिन पहले देखा है। मतलब ये मैं समझता हूँ ये सबसे बढ़िया हो सकता है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि इम्यूनिटी बूस्टर है, हैंड सैनिटाइजर अगर किसी को मिल जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। कमाल है। तो मतलब लोग ये नहीं सोचते हैं, मतलब ये एक नैतिकता की भी बात आ जाती है डॉक्टर अंशुमान यहाँ पे, कि हम क्या पैसा कमाने के लिए लोगों से अलग प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हमें क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या बेचना और क्या नहीं बेचना है। कई बार रविंद्र जी यहाँ पे एक बात मैं बताऊंगा। देखिए, व्यापारी होते हैं, व्यापारियों पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर अंग्रेजों ने भी गुलाम बनाया था भारत को, तो व्यापारी बन के आए थे। व्यापारी आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, ये याद रखिएगा। आपको क्या करना है, आप अपने को बचाइए। मैं डॉक्टर अंशुमान आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपदा में अवसर को बिल्कुल अक्षरशः पालन किया है। जो आपदा में अवसर एक हम फ्रेज सुन रहे हैं, इन्होंने इसको बिल्कुल अक्षरशः पालन किया है कि इस तरीके के अवसर ढूंढ रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी तक में। मतलब ऐसी स्थिति में जो कि बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए हम प्लाज्मा थेरेपी यूज कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल रैकेट चला रहे हैं कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं है उनकी प्लाज्मा सेल की जा रही है अंडर द गार्ड की वो एक कोविड पॉजिटिव प्लाज्मा है। तो अब इससे ज्यादा और हम क्या कह सकते हैं मैल प्रैक्टिसेस बिजनेसेस में। बिल्कुल डॉक्टर मधु, यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा, जो दर्शक देख रहे हैं कहीं ये ना समझे, इसमें डॉक्टर कहीं इन्वॉल्व नहीं है, ये व्यापारी हैं। बिल्कुल, इसमें डॉक्टर कहीं इन्वॉल्व, लोग समझते हैं डॉक्टर लूट रहा है। डॉक्टर कहीं इन्वॉल्व नहीं। डॉक्टर ना आपकी पॉलिसी बना रहा है आपके देश की, ना डॉक्टर आपके इस लूट में शामिल है। इसलिए जागिए और अपने को बचाइए। ये व्यापारी हैं, ये लुटेरे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि इंडिया के अंदर और यूएस के अंदर भी प्राइवेट प्रैक्टिस और प्राइवेट हेल्थ का बहुत बड़ा एम्फेसिस है। और जैसे स्वीडन में प्राइवेट हेल्थ नहीं है, सब कुछ पब्लिक है। मुझे भी जाना है तो पब्लिक है, किसी बड़े इंपॉर्टेंट एम्बेसडर, डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन को जाना है तो भी पब्लिक है। हम एक ही हॉस्पिटल में जाएंगे, हमें एक ही तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा। तो क्योंकि ये एक डिफरेंशिएशन ही नहीं है, वो हमें 4 चीजें ज्यादा नहीं देंगे,
क्योंकि वो यही चीजें देंगे जो हमारे लिए सही है। इसीलिए इंडियन कहीं बाहर जाते तो उन्हें आदत होती है कि हमें अगले दिन ही एमआरआई बुक कराना है, अगले दिन ही हमने ये करना है, वो करना है, हमें कैंसर स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिला। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ हर एक को अपनी नीड के हिसाब से मिलता है। बहुत ही ज्यादा एक सोशल डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं यहाँ पे वो है, वो बड़ा एम्फेसिस होना चाहिए कोविड के टाइम पे इंडिया के अंदर। एम्फेसिस होना चाहिए कि सिर्फ पब्लिक हेल्थ पे ध्यान दिया जाए। ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज और ये जो प्लाज्मा की बातें चल रही है ये इसीलिए हो रही है कि यहाँ सारे पैसे कमा रहे हैं, और अगर आपका प्राइवेट सब लोग पैसे कमाने में लगे हुए, और उन्हीं सब स्थितियों की वजह से आपदा के अवसर में कई बार ये लोग भी कह देते हैं कि जिस तरह से बाबा रामदेव ने अपनी दवाई कोरोनिल, जिसकी भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप लोगों ने सबने उस बात को उठाया कि कुछ लोगों ने क्या, बहुत सारे लोगों ने यहां तक कह दिया कि चलो उससे फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी तो नहीं होगा। आपको फायदा अक्सर ये मान्यता होती है लोगों की। जो व्यक्ति वो कोरोनिल इसलिए ले रहा है कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, या कोरोना का इलाज है और उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या वो नुकसान नहीं होगा? क्या हम उसको इस तरह से नहीं देखेंगे? सिर्फ ये सोच लें कि बाबा रामदेव के साथ हमारी जो एक सोशल सिंपैथी जिसको कह लें, या रिलीजियस सिंपैथी की बात कर लें, तो वो मैं समझता हूं गलत है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग फिर नेक्स्ट वीक मंडे को 5 बजे एक नए मुद्दे के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।